नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। दोस्तों हम आधुनिक काल पढ़ रहे हैं और आधुनिक काल में हम द्विवेदी युग पढ़ने वाले हैं। मैं इसका जो भारतेंदु युग हूँ वो डाल चुकी हूँ, उसमें भी अच्छी है वो थ्योरी, आप देख लेना उसे। ये हमारा द्विवेदी युग है। तो द्विवेदी युग का जो समय हमारा रहा है दोस्तों 1900 से 1920 तक माना जाता है, जो हमारे द्विवेदी युग का समय माना जाता है। ये बहुत अच्छी थ्योरी है, वन लाइनर थ्योरी। इसको पढ़ोगे तो ये कहीं ना कहीं एग्जाम में हमारे बहुत काम आने वाली है। टीजीटी, पीजीटी, नेट, हम सभी के लिए तैयारी कर रहे हैं ना। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे द्विवेदी युग, तो द्विवेदी युग का मतलब कहाँ से, जैसे भारतेंदु युग यदि आधुनिक काल का प्रवेश द्वार है दोस्तों, तो जो द्विवेदी युग है तो वो इसका क्या हुआ, विस्तृत प्रांगण हुआ। क्योंकि जो भारतेंदु युग में अंकुरित हुए थे वो नवजागरण के बीज, तो वो सब कहाँ द्विवेदी युग में ही तो आके फले फूले। क्योंकि द्विवेदी युग की सबसे बड़ी विशेषता हमारी यह रही है कि ये काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग किया। क्योंकि जो भारतेंदु युग था वहाँ मतलब खड़ी बोली प्रयोग का तो होने लगा था, लेकिन गद्य तक था सीमित। लेकिन भारतेंदु जो द्विवेदी युग में था, सॉरी दोस्तों, तो द्विवेदी युग में हमारा क्या हुआ, खड़ी बोली गद्य और पद्य दोनों की बनी। ठीक है, भाषा खड़ी बोली हमारी क्या बनी, गद्य और पद्य दोनों की भाषा बनी। तो सबसे बड़ी विशेषता हमारे इस युग की ये थी। और इस युग में सबसे बड़ी जो देश प्रेम की भावना, सामाजिक समस्याओं का चित्रण, नैतिकता का सब इतने अच्छे से किया गया। जो मतलब वहाँ शुरुआत हुई थी भारतेंदु युग में, उसका विस्तार आके कहाँ हुआ, हमारा द्विवेदी युग में। और द्विवेदी युग में भी एक मतलब कुछ कवि ऐसे थे कि मतलब एक सीमित में, जैसे सामाजिकता से संबंधित थी, राष्ट्रीयता। एक कवि ऐसे हुए हैं कुछ जो मतलब स्वच्छंदतावादी कवि बोलेंगे जिन्हें, कि जिनकी कोई बाउंडेशन नहीं, कि मतलब जिन्हें प्रकृति, समाज या साहित्य के प्रति मन अनुशासनवादी नहीं, मतलब सब चीज़ से मुक्त होकर जो जिन्होंने रचना की है वो थे हमारे स्वच्छंदतावादी कवि। ठीक है, तो जैसे स्वच्छंदतावादी कवि भी पूछ लेते हैं, एग्जाम में दे देते हैं। तो स्वच्छंदतावादी हमारे कवि थे जैसे श्रीधर पाठक हैं, मुकुटधर पांडे हैं, रामनरेश त्रिपाठी हैं, लोचन प्रसाद पांडे। ये प्रमुख कवि थे हमारे स्वच्छंदतावादी कवि में। ठीक है, और द्विवेदी युग के जो महत्वपूर्ण कवि थे वे थे हमारे जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, हरिओज जी और रामचरित उपाध्याय, नाथुराम शर्मा शंकर आदि प्रमुख कवि थे ये। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा। अब सबसे पहले तो ये कि द्विवेदी युग का नाम भी पूछ लेते हैं। जैसे दे देंगे जागरण सुधार काल किस युग का नाम है, तो ये हमारा किसका है, द्विवेदी युग का। किसका है, द्विवेदी युग का। इसकी एक एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इसका आगे का स्टार्ट करते हैं। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। तो इनके नाम पर क्यों पड़ा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के युग नाम पर? क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस युग को बहुत अधिक, जिसके मतलब सहयोग ज़्यादा होता है या जो रचनाएं उस काल में ज़्यादा करते हैं, उनके नाम पे इस युग का नामकरण हुआ है। जैसे भारतेंदु युग के नाम पड़ा है भारतेंदु जी के नाम पे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जैसे सन 1893 में श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह ने नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना की। सन 1899 इंडियन प्रेस की स्थापना हुई। अब ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि जो नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना की थी वो किस किसने की थी। तो तीन ऑप्शन में ये होंगे, एक अलग होगा। तो ये हमारे कौन से थे, श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह। और इसकी स्थापना वर्ष कौन सा था, 1893। और जो इंडियन प्रेस है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1899 में। अब आगे देखते हैं। नागरिक प्रचारणी सभा की प्रेरणा से इंडिया प्रेस प्रयाग का जून 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ। तो सरस्वती पत्रिका का जब प्रकाशन हुआ शुरू, तो वो दोस्तों कब हुआ था, ये हुआ 1900 से। तो इस पत्रिका का जो संपादक थे वो थे श्याम सुंदर दास। ये चिंतामणि इसमें दे रखा था, ये गलत है, क्योंकि आयोग ने हमेशा श्याम सुंदर दास को ही इसका संपादक माना है, जो एग्जाम में पूछा गया है। आगे देख लेते हैं। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष को भारतेंदु युग की समाप्ति का सूचक माना जाता है। जो सरस्वती पत्रिका थी तो तब से माना जाता है कि भारतेंदु युग की समाप्ति हो गई है और द्विवेदी युग का आरंभ हुआ है। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल की संज्ञा दी है। एग्जाम में पूछे जाते हैं जागरण सुधार काल किसने कहा है, तो ये डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं दोस्तों, ये 1900 से
1920 तक सरस्वती पत्रिका के संपादक बने और वो इन्होंने कविते शीर्षक से अपनी कविता में ब्रज भाषा के चिर प्रयोग का क्षोभ प्रकट किया था। जो इसमें आता है कि एग्जाम में पूछते हैं, नेट वाले में ज़्यादातर पूछते हैं कि तो कौन सी कविता में किया था, तो कविते शीर्षक से किया था इन्होंने। ठीक है, इन्होंने लेखी को, जो लेखक थे उनको नायिका भेद को छोड़कर, मतलब इन्होंने कहा था कि सरस्वती पत्रिका में नायिका का भेद को छोड़कर सब विषयों पर कविता लिखने के लिए गद्य और पद्य की भाषा एक होनी चाहिए, इस पर बल दिया था, जो हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। सरस्वती पत्रिका को 20वीं शताब्दी के आरंभ चरण का विश्वकोश कहा जाता है। गंगा लहरी महावीर प्रसाद द्विवेदी की अनुदित रचना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो अनुदित रचना कौन सी है? गंगा लहरी। द्विवेदी युगीन कविता में मातृभूमि, प्रेम और स्वदेश गौरव की विशेष स्थान है। आगे देख लेते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कृत संपत्ति शास्त्र, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। संपत्ति शास्त्र किसकी रचना है? संपत्ति शास्त्र में भारत के आर्थिक राजनीतिक यथार्थ का अभूतपूर्व चित्रण हुआ है। किसकी रचना में? संपत्ति शास्त्र महावीर प्रसाद जी की। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नायिका भेद को छोड़ विविध विषयों पर कविता लिखने, सभी प्रकार के छंदों का व्यवहार करने, सभी काव्यांग रूपों को अपनाने तथा गद्य और पद्य के एकीकरण का परामर्श दिया था। ये अभी जो मैं आपको बता रही थी, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि नायिका भेद को छोड़कर सभी विषयों पर कविता लिखें और गद्य और पद्य के एकीकरण, मतलब गद्य और पद्य की भाषा एक ही होनी चाहिए, खड़ी बोली। आगे देखते हैं दोस्तों। व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से सामान्य शुद्ध है। बाल मुकुंद गुप्त को भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी का कवि कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है, भारतेंदु युग द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी का कवि किसे कहा जाता है? बाल मुकुंद गुप्त को। श्रीधर पाठक हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। प्रथम खड़ी बोली के कवि कौन माने जाते हैं? श्रीधर पाठक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना है। स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक किसे माना है? श्रीधर पाठक को रामचंद्र शुक्ल जी ने। श्रीधर पाठक की कश्मीर सुषमा में प्रकृति की कल्पना नारी के रूप में कर उसे सजीवता प्रदान की है। इनकी कौन सी रचना में की है? कश्मीर सुषमा में। सांध्य अटन कविता में श्रीधर पाठक ने प्रकृति के विनाशकारी रूप को चित्रित किया है। श्रीधर पाठक ने, ये सारी रचनाएं एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ के 3 काव्य ग्रंथों हर्मिट का अनुवाद, एकांतवासी योगी, ये भी पूछा जा चुका है कि ये रचनाएं किसकी हैं, इसका अनुवाद क्या है। तो हर्मिट का अनुवाद क्या है? एकांतवासी योगी। ट्रेवल का अनुवाद क्या है? श्रांत पथिक। ट्रेवल का अनुवाद क्या किया है इन्होंने? श्रांत पथिक। तो इनकी रचना हो गई श्रांत पथिक। डिटर्जेंट विलेज का अनुवाद क्या है? उजड़ ग्राम। इसका क्या है? उजड़ ग्राम। आगे देखते हैं। इनमें एकांतवासी योगी, श्रांत पथिक खड़ी बोली में तथा उजड़ ग्राम ब्रज भाषा में। ये भी पूछा जाता कि उजड़ ग्राम जो रचना है किस भाषा में है, तो ये ब्रज भाषा में है। एकांतवासी योगी और श्रांत पथिक इनकी खड़ी बोली में है। जगत सत्सई सार में श्रीधर पाठक ने प्रकृति के विविध रूपों में एक ही तत्व की व्यापकता का दर्शन किया है। सुसंदेश इनकी रहस्यवादी कविता है। आगे देख लेते हैं। श्रीधर पाठक की देश प्रेम संबंधी रचनाएं भारत गीत में संकलित हैं। किस में संकलित हैं? ये पूछा जाता है। भारत गीत में संकलित हैं इनकी देश प्रेम संबंधी। ये द्विवेदी युग के कवि हैं दोस्तों। इनका जीवन काल है दे रखा, किसका किस समय से समय तक है, ये देख लेना, इसको रोक के आराम से। आगे देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की प्रथम रचना कौन सी है? अयोध्या सिंह हरिओद जो है, इनकी प्रथम रचना कौन सी है? ये है कृष्ण शतक। ये ब्रज भाषा में लिखी गई। इनकी किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में। हरिओद जो हरिओद जी थे, इनका ब्रज भाषा में दूसरा प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? रस कलश है। पहला इनका कौन सा है? कृष्ण शतक। दूसरा है रस कलश। रस का विस्तृत विवेचन करने वाला रीति ग्रंथ है ये। रस कलश में युग की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार नायिका भेद के अंतर्गत हरिओद जी ने नवीन ढंग की नायिकाओं, देश प्रेमिका, लोक प्रेमिका, जाति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका की कल्पना की है। इसमें नायिका भेद मतलब सब तरह की नायिकाओं का वर्णन किया है, जो इनकी रस कलश है।
जो रचना है, तो उसमें परिस्थितियों के अनुसार कि कैसी कैसी नायिकाएं हैं, देश प्रेमिका हैं, लोक प्रेमिका, जाति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका। ठीक है, आगे देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत्कृत प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास ऐसी रचना है दोस्तों, इसके बारे में पूरा एक वीडियो अलग से बनाऊंगी, बहुत कुछ जानना है इसके बारे में, क्योंकि इसके बारे में कुछ ना कुछ एग्जाम में पूछ ही लेते हैं। प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। सबसे बड़ी विशेषता तो ये कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। सर्ग पूछे जाते हैं, इसमें 17 सर्गों में विभक्त हैं। इसमें श्रृंगार और करुण रस की प्रधानता है। इसमें कौन से रस की प्रधानता है? श्रृंगार और करुण रस की प्रधानता है। और इसकी भाषा कौन सी है? खड़ी बोली है। आगे देखते हैं। हरिओत जी कवि सम्राट के रूप में सादृत है। कवि सम्राट कौन है? हरिओत जी। प्रिय प्रवास ग्रंथ पर इन्हें 1936 में मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान प्राप्त हुआ था। तो इन्हें एग्जाम में पूछ लेते हैं कि मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान किस पर प्राप्त हुआ था, तो हरिओत जी को ये हमारा प्रिय प्रवास पर हुआ था। प्रिय प्रवास की सबसे बड़ी विशेषता है प्राकृतिक का मानवीय भावनाओं के साथ एकाकार करना। सबसे बड़ी विशेषता है कि जो इसकी जो मानवीय भावना है उनके साथ जोड़कर इन्होंने प्रकृति का वर्णन किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास को महाकाव्य नहीं माना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रिय प्रवास को महाकाव्य किन्होंने नहीं माना है, तो ये रामचंद्र शुक्ल ने नहीं माना है। प्रिय प्रवास संस्कृत के बण वृत्तांतों में रचित तथा इनमें 7 छंदों मालिनी, मंदाक्रांता, बंथस्थ, बसंत तिलिका, दूत, बिलंबित, शार्दूल, क्रीड़ित और सिंखणी का प्रयोग हुआ है। वैदेही वनवास हरिओत जी का दूसरा प्रबंध काव्य है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। वैदेही वनवास हरिओत जी का दूसरा प्रबंध काव्य है, जिसमें सीता परित्याग की कथा वर्णित है। एग्जाम में पूछते हैं कि सीता परित्याग की कथा किसमें वर्णित है, तो ये वैदेही वनवास में है। इस रचना में कितने सर्ग हैं, तो इसमें 15 सर्ग हैं। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त ने पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना काव्य गुरु माना है। यह एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मैथिली शरण गुप्त ने अपना काव्य गुरु किन्हें माना है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना है। मैथिली शरण गुप्त की आरंभिक रचनाएं वैश्योपकारक पत्र में प्रकाशित होती थी। गुप्त जी की प्रथम रचना कौन सी है? मैथिली शरण गुप्त जी की पहली रचना है हेमंत, 1906 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त का प्रथम महाकाव्य है। सॉरी दोस्तों, प्रथम काव्य ग्रंथ है। जो रंग में भंग है इनका प्रथम काव्य ग्रंथ है। एग्जाम में पूछे जाते हैं मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? रंग में भंग, जो 1909 में प्रकाशित हुआ। मैथिली शरण गुप्त की ख्याति का मूल आधार क्या है? भारत भारती। इसकी जो समय भी एग्जाम में पूछते हैं 1912 ईस्वी। इसका जो समय है वो 1912 ईस्वी है। इसमें देश के वर्तमान का चित्रण और भविष्य की सुखद कामना की गई है। हिंदी कवियों में प्रबंध काव्य सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त ने ही लिखे हैं। हिंदी कवियों में जो प्रबंध काव्य सबसे अधिक लिखे गए हैं वो मैथिली शरण गुप्त ने ही लिखे हैं। नारी भावना को पहचानने और उसका चित्रण करने में गुप्त जी हिंदी काव्य के इतिहास में अनुपम है। जो नारी भावना को पहचानने और उनका चित्रण करने में गुप्त जी हिंदी काव्य के इतिहास में अनुपम है। मैथिली शरण गुप्त साकेत महाकाव्य का प्रेरणा स्रोत रविन्द्रनाथ टैगोर का काव्येर उपेक्षिता नामक लेख है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मैथिली शरण गुप्त साकेत है महाकाव्य, उसका प्रेरणा स्रोत क्या है, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर का काव्येतर उपेक्षिता नामक लेख है। साकेत में कितने सर्ग हैं? एग्जाम में पूछा जा चुका है। 12 सर्ग हैं। प्रथम सर्ग सरस्वती वंदना से आरंभ होता है। नवम सर्ग में उपेक्षित उर्मिला के विरह का वर्णन होने से यह सर्ग सर्वाधिक मार्मिक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है साकेत का, तो वो है नवम सर्ग। और इसमें उपेक्षित नारी का किसमें दे रखा है, तो वो दे रखा है साकेत में, वो उर्मिला है। साकेत की नायिका कौन है? उर्मिला है। ये सारे क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। साकेत के प्रथम, अष्टम और द्वादश सर्ग के उत्तरार्ध में उर्मिला लक्ष्मण के मिलन का वर्णन है। जो साकेत के प्रथम, अष्टम और द्वादश मतलब 12 सर्ग है, उत्तरार्ध में उर्मिला लक्ष्मण के मिलन का वर्णन है। आगे देख लेते हैं। सन 1936 में साकेत महाकाव्य को मैथिली शरण गुप्त को मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। गुप्त जी द्वारा प्रणीत यशोधरा गौतम बुद्ध के गृह त्याग
की घटना पर आधारित काव्य ग्रंथ है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। इनके नारी प्रधान 2 काव्य हैं, जैसे साकेत और यशोधरा। और ये गुप्त जी जो ने लिखा है, तो ये गौतम बुद्ध के जो गृह त्याग की घटना है उसमें वर्णित की गई है। इसकी एक पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है, सखी वे मुझसे कहकर जाते। यशोधरा महाकाव्य में नारी जीवन की ऐसी मार्मिक अभिव्यक्ति है कि कुछ आलोचकों ने उसे साकेत से भी बढ़कर माना है। विष्णु प्रिया में मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला और यशोधरा के समान चैतन्य महाप्रभु की वियुक्ता पत्नी के त्याग और तप को प्रदर्शित किया है। जो विष्णु प्रिया इनकी रचना है उसमें चैतन्य महाप्रभु की पत्नी है, उनकी जो वियुक्ता पत्नी है, मतलब उसके त्याग और तप की प्रदर्शित किया है। मैथिली शरण गुप्त कृत जय भारत महाकाव्य को प्राचीन भारत की हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा जाता है। जय भारत में कौरव पांडवों के पारस्परिक कलह और उससे उत्पन्न महायुद्ध का वर्णन है। एग्जाम में ये पूछा जाता है, ज़्यादातर नेट में भी पूछा जाता है, अब तो टीजीटी पीजीटी एलटी में पूछा जाने लगा। गुप्त जी के अनग और कुणाल गीत बोधकालीन सांस्कृतिक से संबंधित हैं। मैथिली शरण गुप्त कृत विकट भट्ट में जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली कथा है, जिसमें वचन निभाने का वर्णन है। आगे देखते हैं। जयद्रथ वध में एक ऐसी युवक का चित्रण हुआ है, जो जयद्रथ वध है उसमें एक युवक का चित्रण हुआ है जो राष्ट्र की बलिवेदी पर अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता है। मैथिली शरण गुप्त ने 19 खंड काव्यों की रचना की है। एग्जाम में पूछा जाता है कितने खंड काव्यों की रचना की है, 19। गुप्त जी की रचना अर्जन और विसर्जन में मुस्लिम संस्कृति की झांकी द्रष्टव्य है। मेघनाद वध मैथिली शरण गुप्त की तुकांत रचना है। मेघनाद वध कैसी रचना है, ये तुकांत रचना है। एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि मैथिली शरण गुप्त की तुकांत रचना कौन सी है, वो है मेघनाद वध। दोस्तों इन्हीं सब जो पुरानी रचनाएं थीं या कथात्मक रचनाएं थीं, इसी के कारण इस युग की सबसे बड़ी विशेषता क्या रही है, इतिवृत्तात्मकता। ये एग्जाम में पूछी जाती कि इतिवृत्तात्मकता किस युग की विशेषता है, तो ये द्विवेदी युग की विशेषता है, क्योंकि इसीलिए रही ये सारी पुरानी कथाओं के आधार पर ही जो प्रबंध काव्य महाकाव्य लिखे गए हैं, जैसे साकेत प्रवास, ये मेघनाद वध, ये सब रचनाएं इसी के लिए इसे इतिवृत्तात्मकता का सबसे बड़ा महत्व बताते हैं द्विवेदी युग में, क्योंकि अतीत के माध्यम से वर्तमान की समस्याओं का समाधान करा है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे मैथिली शरण गुप्त ने माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मधुप उपनाम से किया है। किस नाम से किया है, मधुप उपनाम से। झंकार गुप्त जी की रहस्यवादी रचना है। एकक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों ये। नाथुराम शर्मा शंकर कविता कामनी कांत भारतेंदु प्रज्ञा साहित्य सुधाकर उपाधियों से समादृत हैं। जो नाथुराम शर्मा शंकर हैं उनको क्या कविता कामनी कांत भारतेंदु प्रज्ञा साहित्य सुधाकर, ये सब इनकी उपाधि हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। जगन्नाथ दास रत्नाकर को भक्ति काल और रीति काल का समन्वयक कवि कहा जाता है। जो जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भक्ति काल और रीति काल का समन्वयक कवि कौन है, तो ये है हमारे जगन्नाथ दास रत्नाकर। रत्नाकर जी का गंगा अवतरण महाकाव्य है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें कितने सर्ग हैं, 13 सर्ग हैं। रत्नाकर जी कृत हरिश्चंद्र में अयोध्या के महाराज हरिश्चंद्र का चरित्र वर्णित है। इस प्रबंध काव्य में 4 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं, 4 सर्ग हैं। रत्नाकर का उद्धव शतक ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि उद्धव शतक किसकी रचना है, तो ये रत्नाकर जी की रचना है। इसमें गोपी उद्धव संवाद पर आधारित प्रबंध काव्य है। इसमें 118 कविता हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर जकी उपनाम से उर्दू में कविता लिखते थे। जो जगन्नाथ दास रत्नाकर थे दोस्तों, वे किस नाम से उर्दू में कविता लिखते थे, जकी नाम से। राय देवी प्रसाद पूर्ण ने स्वदेशी कुंडल की रचना कुंडलिया छंद में की। स्वदेशी कुंडल किसकी रचना है, राय देवी प्रसाद पूर्ण की। गया प्रसाद शुक्ल सनेही का उपनाम त्रिशूल है। गया प्रसाद शुक्ल सनेही का उपनाम क्या है, त्रिशूल है। राम नरेश त्रिपाठी कृत मिलन पथिक और स्वप्न काव्य ग्रंथ काल्पनिक प्रेमाख्यान खंड काव्य है। जो इनका राम नरेश त्रिपाठी की ये रचनाएं हैं, मिलन पथिक और स्वप्न काव्य ग्रंथ काल्पनिक प्रेमाख्यान खंड काव्य हैं। ये तीनों रचनाएं एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण पूछी जाती हैं राम नरेश त्रिपाठी जी की।
रामनरेश त्रिपाठी की मानसी देशभक्तिपूर्ण फुटकर कविताओं का संग्रह है। इनकी फुटकर कविताओं का संग्रह कौन सा है? मानसी। बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रथम रचना आह्वान 1918 में प्रतिभा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आह्वान का वास्तविक नाम जीव ईश्वर वार्तालाप है। दोस्तों ये द्विवेदी युग की वन लाइनर थ्योरी थी, बहुत अच्छी, जो हमने कंप्लीट करी है। अब इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ होंगी, जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो सब हम इसके बाद अब करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।